आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। 16 जनवरी से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारियां मुल्क भर में जारी हैं। कोविशील्ड के बाद आज भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी दिल्ली और मुल्क के 10 अलग शहरों में भेजी गई। 16 जनवरी सुबह 8 बजे से वैक्सीनेशन शुरू होगा। वैक्सीनेशन कहां और कितने बजे होगा, इसकी जानकारी मैसेज के जरिए भेजी जाएगी। वैक्सीनेशन सेंटर्स के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे जो लिस्ट से नाम मिलाने के बाद ही वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जाने देंगे। ऐसे तमाम सवाल है जिनका जवाब जानना जरूरी है, तो इस्तकबाल कीजिए हमारे साथ जुड़े आज खास मेहमानों का। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं हैदराबाद से संजय तिवारी, डॉक्टर निमी रस्तोगी दिल्ली से हमारे साथ हैं और मेरे साथी अभय उपाध्याय आप हैदराबाद से हमारे साथ हैं। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाजरीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। संजय तिवारी जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और हैदराबाद में वैक्सीनेशन को लेकर के किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? हैदराबाद में कोटी इलाका है वहाँ जहाँ पर जो स्टेट वेयर हाउस है हेल्थ डिपार्टमेंट का, वो उसके सामने मौजूद हूँ। और मेरे पीछे ही जो स्टेट वेयर हाउस है जहाँ पर जो सारा वैक्सीन का जो डोजेज़ हैं जो पूरे तेलंगाना में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए वो यहाँ पर आई हैं और रखी हुई है। और लगातार यहाँ से जो तेलंगाना के 33 ज़िले हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। कोविशील्ड का कल यहाँ पर 3,64,000 जो डोजेज़ हैं 31 बॉक्सेस में वो रख के आ गए हैं। कोवैक्सीन के जो डोजेज़ हैं वो अभी आना यहाँ पर बाकी है। हालाँकि मैं बताऊँ, जो कोवैक्सीन है, जो भारत बायोटेक का जो स्वदेशी वैक्सीन है, वो आज से दूसरे राज्यों के लिए डिस्पैच होना शुरू हो गया। और 11 जो शहरों के लिए, जिसमें दिल्ली, पटना, लखनऊ, जयपुर, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, ये तमाम शहर शामिल हैं, जहां पर सुबह से डिस्पैच हो गया। अभी कुछ ही देर में लखनऊ भी जो है वो फ्लाइट पहुंच रही है। तो कुल मिला के जो है कोवैक्सीन की डोज जो है बाकी शहरों के लिए निकल गई। हैदराबाद में भी जो है कोवैक्सीन की डोज अभी जो आना बाकी है। और इसके बाद 16 तारीख से जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो रहा है उसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। तरन्नुम, यहाँ पर जो है एक हाई लेवल मीटिंग अभी जो स्टेट जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ चल रही है, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर हेल्थ और उसके साथ तमाम आला अधिकारी उसमें मौजूद हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल से उनकी बातचीत चल रही है। तो पूरी प्रिपरेशन है पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। जो है यहाँ पर जो जिनको वैक्सीन किया जाना है उनको रजिस्टर्ड किया जा चुका है। 77,000 लोग आंध्र प्रदेश में वैक्सीनेट किए जाएंगे और यहाँ पर जो है वो 3,10,000 लोग रजिस्टर हैं। तो कुल मिला के पूरी तैयारी है। और 16 तारीख के बाद से जो है ये जो कोरोना महामारी के खिलाफ जो अभियान है वो शुरू होगा। संजय जी, अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि क्लियर नहीं है, जैसे कि वैक्सीन जो है, क्या उसमें अपनी चॉइस होगी कि आप कोवैक्सीन लगवाना चाहते हैं या कोविशील्ड लगवाना चाहते हैं, तो क्या इस तरह की चॉइस भी दी जाएगी? और अभी तक ऑफिशियली ये नहीं कहा गया है कि कोई मैसेज आएगा और उसके जरिए आपको जानकारी दी जाएगी। तो क्या आपकी किसी से बात हो पाई जिनसे आपको मालूम चला हो कि क्या मैसेज आएंगे इस तरह के लोगों के पास कि उनको वैक्सीन कब और कितने बजे लगना है, उनका सेंटर कहां पर है? मैसेज तो जो है वो अब वो लोगों के पास पहुंचेगा और उसी हिसाब से उनको अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर या जो भी सेंटर है वहां पर पहुंचना होगा। लेकिन चॉइस जो है वो नहीं दी गई है कि आपको आप अगर चॉइस मांगेंगे कि हमको कोविशील्ड ही लगाना है या कोवैक्सीन ही लगाना है, तो इस तरह की चॉइस नहीं होगी। जो अवेलेबिलिटी और गवर्नमेंट ने जिस तरह से डिसाइड किया हुआ है जहाँ पर जिसके डोज पहुँचेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर तय है कि अगर पहला डोज अगर कोविशील्ड का लगा है या पहला डोज कोवैक्सीन का लगा है तो 28 दिन बाद जो दूसरा डोज लगेगा वो उसी वैक्सीन का लगेगा जिसका पहला डोज लगा है। तो ये तय है, लेकिन ये किसी को अभी चूज करने का ऑप्शन नहीं है कि संजय, कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए। कोवैक्सीन को लेकर एक थोड़े कंफ्यूजन की भी सिचुएशन पैदा हुई थी कुछ दिन पहले और उसको लेकर एक विवाद भी पैदा हुआ था। और जानकारी ये सामने आई थी कि डेटा को लेकर कुछ उसमें कमी रह गई है। तो क्या कोवैक्सीन की तरफ से कुछ जो नए सैंपल्स लेने थे, जो नए टेस्टिंग करने थे, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्या उसको पूरा कर लिया गया है? दरअसल अभय जी, ये पूरा जो कोवैक्सीन का जो और या कोविशील्ड का जो परमिशन दी गई है वो आकस्मिक उपयोग के लिए है, यानी पूरे अभी डेटा उपलब्ध नहीं है और उस डेटा को लाके उसका एनालिसिस भी होना है। तो ये प्रक्रिया भी चल रही है। 28,000 से ज़्यादा सब्जेक्ट है जिनके ऊपर 3rd फेज़ में ट्रायल हुआ कोवैक्सीन का।
उनके जो डेटा है वो डेटा कलेक्ट करके और अभी उनको प्रोड्यूस करना है। जैसा कि आपको मालूम है कि एक डोज देने के बाद 28 दिन बाद दूसरा डोज दिया जाएगा और उसके बाद मॉनिटर करके जो डेटा इकट्ठा होगा वो प्रोड्यूस करना है डायरेक्टर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सामने। तो ये जो प्रक्रिया है वो होना है और वो तेज़ी से उस पर काम चल रहा है। लेकिन आकस्मिक उपयोग के लिए जो इस तरह की व्यवस्था की गई है, अभी तक के जो भी डेटा इकट्ठा हुए हैं थर्ड फेज़ के लिए, सेकंड फेज़ और फर्स्ट फेज़ से, वो डेटा से ये दावा किया, ये बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी तरह की भी कोई साइड इफ़ेक्ट की बातें बहुत बड़े पैमाने पर कहीं पर सामने नहीं आई हैं। भोपाल की जो आप जिक्र कर रहे थे वहाँ पर कुछ इस तरह का मामला सामने आया था, लेकिन वो भी अभी कोवैक्सीन की तरफ से सफाई दी गई कि ये जो है वो वैक्सीन के रिएक्शन की वजह से नहीं हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट ने हर जगह जहां पर भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहां पर इमरजेंसी अरेंजमेंट किए हैं कि अगर किसी भी तरह का रिएक्शन हो, कोई बात हो, तो उसके लिए वो उस पर टैकल कर सके, उसको हैंडल कर सके। कल मैंने डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ से ये सवाल भी किया था कि रिएक्शन यानी किस तरह का रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे किसी को वैक्सीन देने के बाद वहाँ थोड़ा सा एरिया में लाल हो जाता है या फिर उसको वहाँ खुजली मचने लगती है, तो इस तरह का रिएक्शन भी हो सकता है। लेकिन वो इसी तरह का वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि जो वैक्सीन लगाने के बाद जो स्थानीय स्तर पे जो है थोड़ा सा कुछ इस तरह का सूजन जैसी पैदा होती है, वो इस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी तरह की कोई बात भी होती है तो वो पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। जी संजय, आप बने रहे हमारे साथ। डॉक्टर निम्मी, जो संजय बता रहे थे अभी, और आपसे भी इसी प्रोग्राम में कई दफ़े आपसे चर्चा हुई है, जो रिएक्शन की बात की जा रही है, अगर आधे घंटे में किसी तरह की सूजन होती है या फिर इचिंग होती है तो ये माना जाएगा कि शायद किसी तरीके का रिएक्शन है। तो इसका बॉडी में किस तरीके से ये निकलकर सामने आ सकता है? जी, तो देखिए, किसी भी इंडिविजुअल का रिएक्शन टू एनी मेडिसिन या वैक्सीन या कोई इवन छोटी से छोटी दवाई, गोली, ये हम पक्की तरह से नहीं बता सकते। कुछ लोग पर्टिकुलर चीजों से एलर्जिक होते हैं और कुछ लोगों को ये पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। अब इस वैक्सीन के बारे में अनुमान ये है कि अगर आपको बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन किसी चीज से हुआ है तो आपको ये राय है कि आप ये ना लें या थोड़े दिनों बाद लें। और अगर आपको कोई नोन एलर्जी नहीं है तो आप बेखौफ ये लें, ये पूरी तरह से सेफ है। लेकिन फिर भी 100 में से 100 लोगों को ये सेफ रहेगी या इसमें माइल्ड या सीवियर एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। तो एलर्जी की गुंजाइश हमने रखी है, इसीलिए हर सेंटर में ऑब्जर्वेशन के लिए 30 to 45 मिनट का टाइम दिया गया है कि अगर सीवियर एलर्जी होती है तो उस वक्त हम उसका इलाज कर सकें। जी डॉक्टर निम्मी, जैसे कि संजय ने हमें बताया कि वैक्सीन को लेकर के चॉइस लोगों को नहीं दी जाएगी, तो फिर कैसे डिसाइड किया जाएगा कि किसको कोवैक्सीन देनी है और किसको कोविशील्ड देनी है? नहीं, डॉक्टर निम्मी तक लगता है आपकी आवाज नहीं पहुंची। डॉक्टर निम्मी, तरन्नुम का यह सवाल था कि क्या ये तय किया गया पहले से कि किन लोगों को कोविशील्ड का वैक्सीन दिया जाएगा और किसके हिस्से में कोवैक्सीन आएगी, या फिर ये एट रैंडम है कि जहां जिसकी सप्लाई पहुंची वहां उसको और वहां आने वाले लोगों को वो वैक्सीन की डोज दी जाएगी? दरअसल ये जो केंद्र सरकार है उन्होंने राज्यवार डिसाइड किया गया है कि कहाँ पर कौन सा किसका जो कंसाइनमेंट है या किसका जो वैक्सीन है वो किस राज्य में कौन सी पहुँचनी है। जैसे तेलंगाना की बात करूँ मैं, यहाँ पे कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए जो है वो ये राज्य को पहुँचने के लिए एंटाइटल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह का उसको परमिशन दी है। तो जहाँ दोनों वैक्सीन अवेलेबल हैं उस सूरत में वहाँ पर तो जो है वो दोनों वैक्सीन इंट्रोड्यूस होंगी। किस आदमी को कौन सी वैक्सीन देनी है ये आदमी को तय नहीं करना है। ये जो उस जगह पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो भी वैक्सीन पहुंची है वही लगाई जाएगी, ये अभी तक हमको जानकारी है। किसी भी आदमी के पास किसी तरह का कोई चॉइस नहीं है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि अगर पहला डोज जो है वो जिस वैक्सीन का लग गया, दूसरा डोज उसी वैक्सीन का लगेगा, ये ज़रूर तय है। तो कुल मिला के जो आपूर्ति है उसको मैनेज करना ये सब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करना है, इसीलिए इस तरह का अगर कोई चॉइस जैसी बात करते हैं
तो उसमें तमाम तरह का भ्रम पैदा होने की संभावना भी हो सकती है। और अगर कोई एक ही तरह की वैक्सीन के लिए लोगों की डिमांड ज़्यादा आने लगेगी, उसकी आपूर्ति होना मुश्किल हो जाएगी, चूँकि जो मानक हैं उस पर दोनों वैक्सीन जो है वो खरी उतरी हैं। तो इसलिए इस तरह की चॉइस जैसी बात जो है वो गवर्नमेंट ने अभी तक स्वीकार नहीं की है। जो हमें जो ऑफिशियल जानकारी दी गई है, जहाँ जो वैक्सीन अवेलेबल होगी उसी हिसाब से लोगों को दिया जाएगा। जी अबे संजय, ये हैदराबाद में आप हैं, हैदराबाद को तो वैक्सीन हब भी कहा जाता है और डॉक्टर रेड्डीज लैब में स्पुतनिक भी जो वैक्सीन है जो रूस ने जिसको डेवलप किया है वो बनाई जा रही है। क्या उसके बारे में भी कोई जानकारी आई है? किस स्टेज में उसका टेस्ट पहुंचा है अभी तक? स्पुतनिक 5 जो है वो दरअसल सेकंड स्टेज जो है वो उसको जो बोर्ड है, जो उस बोर्ड ने ये सिफारिश करी है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को कि सेकंड फेज़ के जो आंकड़े हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, यानी अब इसको थर्ड फेज़ में जाने की इजाज़त दी जा सकती है। जो जाहिर तौर पे ये परमिशन DCGI ही देता है और वो परमिशन माना जा रहा है कि बोर्ड की सिफारिश के बाद जो है परमिशन मिल जाएगी और थर्ड फेज़ के ट्रायल में चला जाएगा। डॉक्टर रेड्डीज़ की तरफ से एक बयान जो है वो 2 दिन पहले आया था और उसमें उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और थर्ड फेज़ का ट्रायल भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करके उसके आंकड़े सबमिट करेंगे। तो जाहिर तौर पर अगर ऐसा होता है तो ये दूसरी हैदराबाद से निकलने वाली ये दूसरी वैक्सीन होगी जो डॉक्टर रेड्डीज़ का, चूँकि हैदराबाद ही जो है उनका हेडक्वार्टर्स है, तो इस तरह से यहाँ से जो स्पुतनिक 5 है वो भी वैक्सीन जल्दी सामने आएगी। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी हिंदुस्तान में 2 ही वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सिन है और ये दोनों ही जो है वो लोगों को लगाई जाएंगी। मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ देर पहले ही कोवैक्सिन यानी भारत बायोटेक की तरफ से एक बयान हमारे सामने आया है और उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी करके ये बताया है कि भारत सरकार को 16 लाख डोज जो है वो भारत बायोटेक की तरफ से डोनेट किया जा रहा है और 55 लाख डोजेस का जो प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट है वो भारत सरकार के साथ भारत बायोटेक का हुआ है। तो वो उसी हिसाब से जो है वैक्सीन का जो डोजेस हैं वो दूसरे शहरों की तरफ जो है यहाँ से डिस्पैच किए जा रहे हैं। जी अब संजय, ये कोवैक्सीन जो प्रोडक्शन चल रहा है अभी भारत बायोटेक की तरफ से, इनकी कैपेसिटी कितनी है? अगर महीने की बात करें तो कितनी डोजेज तैयार कर सकते हैं? क्योंकि 55 लाख का जो आप कॉन्ट्रैक्ट बता रहे हैं, जो कंसाइनमेंट गया है इनका या फिर जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। तो क्या फिर ये आगे ओपन मार्केट में इसको लेकर आने वाले हैं या फिर पूरी की पूरी सप्लाई अभी गवर्नमेंट एजेंसीज को ही जानी है? दरअसल प्रोडक्शन जो है, मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्शन जो कंपनी है वो काफ़ी अपने नतीजों से, सेकंड फेज़ के जो नतीजे आए उससे काफ़ी उत्साहित थी और उसके बाद से ही उन्होंने उसका प्रोडक्शन पर का काम शुरू कर दिया था। तो इस तरह का जो आपूर्ति वाली बात है वो कहीं कोई समस्या नहीं है। मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि अभी ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने 4-5 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की थी कि वो भारत का जो ये टीकाकरण अभियान है इसको प्रभावित किए बिना वो भारत से वैक्सीन जो है वो ब्राज़ील को दें और इसके 20 लाख जो है डोजेज कोविशील्ड के ब्राज़ील को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा एक कंपनी से, ब्राज़ील की एक कंपनी से भारत बायोटेक का एग्रीमेंट साइन हुआ है, कल ही साइन हुआ है वो एग्रीमेंट, और उसके मुताबिक जो है वो ब्राज़ील को कोवैक्सीन भी सप्लाई किया जाएगा। तो भारत की वैक्सीन जो दूसरे राज्यों में भी, दूसरे देशों में भी इसकी आपूर्ति की जाएगी। हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी, नेपाल से, भूटान से, वहाँ पर भी इसकी डिमांड आई है तो वहाँ पर भी आपूर्ति की जाएगी। तो उस हिसाब से प्रोडक्शन बहुत पहले से तैयारियां उसकी शुरू हो गई थी। आपूर्ति में कहीं कोई संशय नहीं है। जितना गवर्नमेंट के प्लान वाइज, फेज वाइज जिस तरह से वैक्सीनेशन का प्रोसेस होगा, क्योंकि सिर्फ वैक्सीन की उपलब्धता ही इशू नहीं है, वैक्सीन को देना है, उसके लिए जो प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स हैं वो कितने होने हैं, किस तरह से आने हैं, उस सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को देखना है। फिर उसके बाद जो इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन बियर करेगा, क्योंकि अभी 210 रुपये पर डोज जो है वो कोविशील्ड का पड़ रहा है और 295 रुपये का कोवैक्सिन पड़ रहा है। तो वो अभी तो भारत सरकार सारा जो है इसका जो भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो बियर कर रही है, लेकिन जाहिर तौर पर ये जो है आगे पूरे जितने लोगों को भी डोज दिया जाना है वो सारा ही गवर्नमेंट एक्सचेकर से नहीं हो सकता है। तो जाहिर तौर पे जो है वो मार्केट में भी लाने का इस तरह का कुछ प्रोग्राम होगा। लेकिन बिल्कुल, और यही बात है संजय कि इसको लेकर एक तरीके से राजनीतिक बयानबाजी भी चल रही है। पहले विपक्ष ने कहा कि जल्दबाजी में इसको परमिशन दी गई है। आज हमने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी अगर भारत सरकार इसको उपलब्ध नहीं करा पाती है। उन्होंने तो ये भी मांग की कि पूरे भारत में सभी लोगों को वैक्सीन मुफ्त में दी जानी चाहिए।
डॉक्टर निमी, आपसे संपर्क बीच में टूट गया था। संजय बता रहे थे जो तीसरी वैक्सीन है भारत में जो रूस ने विकसित की है और स्पुतनिक जो है डॉक्टर रेड्डीज लैब में उसकी टेस्टिंग चल रही है। 2 फेज की टेस्टिंग हो गई है। आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो सेकेंड फेज टू थर्ड फेज या सेकेंड स्टेज टू थर्ड स्टेज की जो टेस्टिंग होती है, क्या इसके लिए कोई टाइम बाउंड ऐसी है कि इतने दिनों के बाद ही इस टेस्ट को करना है, या फिर कि अगर सेकेंड फेज में टेस्ट किया गया, एडमिनिस्टर किया गया, 100 लोगों को दिया गया, रिजल्ट आ गया, आपने स्टडी किया, फिर वो थर्ड फेज के लिए उसकी परमिशन मिल जाती है? देखिए, वैक्सीन के ट्रायल्स में थर्ड फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो ह्यूमंस पे होता है। तो उसमें लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट टर्म और शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स जानना बहुत जरूरी है। और ह्यूमन बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि एकदम से सारे साइड इफेक्ट सामने नहीं आते हैं। तो नॉर्मली वैक्सीन में ये 12 से 18 महीने तो मिनिमम ये पीरियड होता है जिसमें हम लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स इस किसी भी वैक्सीन के या दवाई के जान सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये mRNA वैक्सीन है और अंडर क्रिटिकल कंडीशंस डेवलप की गई है, इसका फेज 3 अगर थोड़ा और प्रोलॉन्ग होता तो बेटर रहता। और कोई भी नई वैक्सीन है उसको बहुत जल्दी लॉन्च नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हमारे साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस लेवल फिलहाल ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये जो अवेलेबल कोवैक्सीन या फाइजर या मॉडर्ना या कोविशील्ड है, इनमें ह्यूमंस पे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो और अब जो जमेलिया की जो नई वैक्सीन आई है उसके भी फेज 2 से फेज 3 का ट्रांजिशन स्मूथ है। फेज 3 जब होगा तब पता चलेगा कि इंसानी शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए फेज 3 को हम इग्नोर नहीं कर सकते, यही सबसे जरूरी स्टेज होती है। जी, इसके पहले जो वैक्सीन डेवलप हुई हैं उनमें अगर कुछ रिएक्शन देखने को मिला है तो वो थर्ड फेज में के कितने दिनों के बाद तक वो रिएक्शन लोगों में दिखते रहे हैं, जिससे एक अंदाजा लगाया सके कि अगर वैक्सीन को लेकर क्या हम 12 से 16 महीने में पता चल जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट, फॉर इंस्टेंस अगर प्रेग्नेंट वुमन को हम देते हैं तो कम से कम 9 महीना प्लस अनदर 6 मंथ जो हम जान सकते हैं कि उसके होने वाले बच्चे पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल है। उसी तरह से धीरे धीरे जब वैक्सीन का असर डिफरेंट अंगों पर होता है तो उसमें उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसका कोई जेनेटिक लेवल पे या उसका कोई डीप डाउन कोई लिवर पे, गुर्दे पे या किसी और अंग पे कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है, इसको स्टडी करने के लिए कम से कम 1-1.5 साल तो चाहिए। लेकिन फिलहाल जो मेरी समझ में आया है वो 6 to 8 मंथ्स का स्टडी इनके पास है कि कोई खास बुरा असर इंसानी शरीर पर नहीं मिल रहा है। इसीलिए से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, जैसे कि संजय जी ने कहा। अभी ये जो डेटा हासिल होगा जो हम लोगों पे लगेगी, इससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और ज्यादा स्टैटिस्टिक्स सामने आएंगे कि इतने बड़े स्केल पर भी वैक्सीन लगाने के बाद इसके कोई बुरे परिणाम सामने नहीं आए। तो ये एक स्टडी का एक फेज है, बट विद लॉट ऑफ अश्योरेंस एंड कॉन्फिडेंस। जी, और बिल्कुल शायद यही वजह है कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। डॉक्टर निमी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिन लोगों को कोविड है या फिर कोविड के सिम्टम्स है, क्या उन लोगों को भी वैक्सीनेशन सेंटर्स में दी जाएगी या फिर उनके लिए कुछ अलग से इंतजाम किया जाएगा? सबसे पहले तो जान लेना जरूरी है आम लोगों को कि कोविड की वैक्सीन कोविड का इलाज नहीं है। अगर आपको कोविड हो रहा है या हुआ है तो ये उसकी दवाई नहीं है। इसको लेने से आपकी बीमारी मैनेज नहीं हो सकती है। और अगर आपको बुखार है तो वैसे ही आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, आपको पहले अपना टेस्ट कराना है। और अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो प्लीज आप वैक्सीन लगवाने ना जाएं। वहां पर थर्मल स्कैनर्स लगे हुए हैं, वो आपका टेम्परेचर चेक करेंगे। बिकॉज ये एक छूत की बीमारी है तो नहीं चाहेंगे कि एक कोविड पॉजिटिव मरीज अपनी वैक्सीन लगाने के लिए सेंटर पे आए। ये स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। अगर आप फेब्राइल हैं, आपको बुखार नहीं है, आपको कोई इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम नहीं है, आपका टेस्ट अगर आपने कराया वो नेगेटिव है, तभी आप वैक्सीन लगवाने जाएं। आपको एक बार कोविड हो चुका है तो उसके कुछ दिनों के बाद आप लगवाएं, क्योंकि कुदरती तौर पर आपकी एंटीबॉडीज जो वैक्सीन का काम है वही आपकी बीमारी की वजह से आपके एंटीबॉडीज आ चुके हैं। लेकिन हाँ, जनरलाइज गाइडलाइंस ये है जिनको कोविड हो भी चुका है, कुछ महीने हो चुके हैं, वो भी वैक्सीन लगवाएं क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है और ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगी। जी डॉक्टर निमी, रोजाना किस सेंटर में कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, क्या इस बारे में अभी तक मालूम चल पाया है?
ये कहना तो मुश्किल होगा क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट पे और किस तरह से डिसिप्लिन लोग अनुशासन दिखाते हैं इस पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे राज्य में लाइक दिल्ली में 89 सेंटर्स हैं जिसमें 40 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और 49 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और शुरुआत में हम 1 लाख लोगों को जो कि हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेट करेंगे, तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि पर सेंटर हम लोग कितना कर पाते हैं, क्योंकि इसमें 30 मिनट का ऑब्जर्वेशन पीरियड भी है, तो ये नहीं कि बस पेशेंट आया लगाया और चले गए, तो थोड़ा सा स्लो होगा प्रोसेस। एक सेंटर पे डिपेंड करता है उसकी एंट्री एग्जिट क्या है और उसकी अप्रोच क्या है, वहां पे एफिशिएंसी कितनी, ड्राई रन में यही सब देखा गया है, बट मेरे ख्याल से 200 वैक्सीन एक पर्टिकुलर सेंटर में हम मैनेज कर सकते हैं फ्रॉम 8 AM till 6 PM। जी डॉक्टर निम्मी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास एक बार फिर से वापस आएंगे। संजय, आप ये बताइए कि जब ये वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाई जाएगी तो ये कहा जा रहा है कि इनके साथ पुलिस सिक्योरिटी भी होगी, तो ये क्यों इतनी जरूरी है? नहीं, दरअसल चूंकि ये तरन्नुम इसको समझने की बात है कि चूंकि ये बहुत ही महामारी, कोरोना महामारी से बुरी तरह से हिंदुस्तान ही नहीं पूरा ग्लोब, पूरे दुनिया में जो है ये सबसे बड़ा इस समय चुनौती है, और उस चुनौती को जब हम चुनौती बड़ी होती है तो उसकी सुरक्षा और मुकम्मल करना वो भी बहुत ज़रूरी होता है। किसी तरह का कोई थ्रेट ना पैदा हो जाए, या रास्ते में कोई लोग उसको वैन को ना रोक लें, या कोई इस तरह की बात ना हो, या किसी भी तरह का कोई न्यूसेंस बचाने के लिए पुलिस की सिक्योरिटी उसको दी गई है। उसके साथ पुलिस की गाड़ी चल रही है एक, जो ताकि वो है सुरक्षित उस जगह तक पहुंच सके। तो ये इंतज़ाम जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है जिसको लिया गया है, लेकिन जो वैन है जिसके अंदर रख के लाया जा रहा है उसमें कूल चेन मेंटेन करना, ताकि वैक्सीन पूरे एफिशिएंसी के साथ उस जगह तक पहुंच जाए, और वो फिर ताकि किसी जिसको देना है उसको दिया जा सके। तो ये दोनों बातें को मुकम्मल किया है कि वैक्सीन की जो वैन जा रही है उसकी भी सुरक्षा, और वैक्सीन जो है पूरी एफिशिएंसी के साथ उस जगह तक पहुंच जाए और फिर लोगों को वो लग जाए। तो ये दोनों चीज़ का इंतज़ाम किया गया है, और इसी अरेंजमेंट को लेकर जो है ये इतनी मीटिंग्स चल रही हैं। अभी भी यहाँ पर लगातार सुबह 11 बजे से जो मीटिंग स्टार्ट हुई है वो अभी कंटिन्यू चल रही है। सारे अरेंजमेंट जो है मुकम्मल किए जा रहे हैं। एक एक बात को गवर्नमेंट देखना चाहती है। मैं अब आपको बताऊं कि 16 तारीख को जिस दिन जो है प्रधानमंत्री जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट करेंगे, वो कई जगह लोगों से बातचीत भी करेंगे। तो यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी व्यवस्था की गई है। हैदराबाद में 2 जगह, गांधी हॉस्पिटल और एक नरसिंगी, दोनों जगह 2-वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम लगाया गया है, ताकि अगर प्रधानमंत्री डायरेक्ट हेल्थ वर्कर्स से या फिर जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है उनसे बात करना चाहें तो सीधे कर सकते हैं। इस तरह के इंतजाम पूरे देश में किए गए हैं। तो बड़े पैमाने पर जब जिस कार्यक्रम की तैयारी की गई है उसकी जाहिर तौर पर सुरक्षा भी मुकम्मल होना ज़रूरी है, और उसका ध्यान रखा गया है। जी संजय, ये जो आप बता रहे हैं सुरक्षा की बात, और तरन्नुम जो आपने सवाल किया था, इसमें मैं ये जोड़ दूं कि हमारे प्रोग्राम में और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमने देखा है कि लोग कह रहे हैं कि ये उतना सेफ नहीं है वैक्सीन, तो क्यों नहीं इसको बड़े लोग जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये लोग पहले लें और ये लोग एक नज़ीर पेश करें कि और ये लोगों को बताने की कोशिश करें कि ये सेफ है। लेकिन पीएम से जब अलग अलग स्टेट्स के एमपीज ने मांग की कि प्रायोरिटी बेसिस पे इनको दिया जाए, तो उनका नज़रिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने ये कहा कि अगर हम पहले लेते हैं तो ये संदेश जाएगा कि हम अपनी सुरक्षा में ज़्यादा चिंतित पहले हैं और आम लोगों की हिफाजत का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो सरकार इस तरीके से 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है, और जब लोगों के बीच में इतनी भारी तादाद में वैक्सीन को पहुंचाना है तो जाहिर सी बात है सुरक्षा इंतजाम तो पुख्ता करने ही होंगे। डॉक्टर निम्मी, ये इसको लेकर जो जितनी बातें हो रही हैं वैक्सीन को लेकर, अब तो ये साफ है कि चलिए 3 दिनों की बात है, ये वहां तक सारी चीजें पहुंच जाएंगी, लोगों को वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी ये जो कन्फ्यूजन की स्थिति लोगों में बनी हुई है, इसको लेकर एक बार मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से इसको समझा दें कि ये प्रोसेस वैक्सीनेशन की क्या होती है और आमतौर पे किस तरीके के रिएक्शंस होते हैं, और ये रिएक्शन इतने घातक नहीं होने चाहिए कि लोगों को अपनी जान का खतरा सताने लगे। जी, तो मैं लोगों को रिएश्योर करना चाहूंगी, उनको पूरी तरह से ये बताना चाहूंगी कि वैक्सीन के बारे में जो डाउट्स हैं या हेजिटेंसीज हैं वो नेचुरल हैं, लेकिन आप सोचिए देश की एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो जिसमें कि सारे देश के डॉक्टर्स
रजिस्टर्ड है, उन्होंने एक एश्योरेंस दी है कि वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, चाहे वो हेल्थ वर्कर हो, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, आप सबको लगवानी चाहिए। इसमें कोई हेल्थ का खतरा नहीं है, बल्कि आपको ये बड़े खतरे से बचाएगी, ये आपकी सुरक्षा कवच है। इसमें फिलहाल आपके शरीर में किसी तरह का कोई दुष्परिणाम होने की संभावना नहीं है। कोई भी वैक्सीन या कोई भी दवाई 100% सुरक्षित नहीं होती है। इन अलग अलग तरह के इंसानों में इसका अलग अलग प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ऑन दी होल मेजॉरिटी की स्टडी ये कहती है कि वैक्सीन लगाने से आप कोरोना जैसी बीमारी से बच सकते हैं। जी बिल्कुल जी, संजय, आप भी डॉक्टर फ्रंटलाइन वॉरियर हैं। अभय जी आपको मैं यहाँ पर रोकूंगी, हम लोगों के पास वक्त थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं एक सवाल का जवाब डॉक्टर निमी से लेना चाहती हूँ। चलते चलते डॉक्टर निमी, शॉर्ट में आपका आंसर चाहूंगी। ये जो वैक्सीन है, जिन लोगों को शुगर पेशेंट जो लोग हैं, जिनको बीपी की शिकायत है, क्या ये वैक्सीन उन लोगों के लिए भी सेफ है? बल्कि उनको तो पहले लगवानी चाहिए, क्योंकि ये कोमॉर्बिडिटीज में आती है, शुगर और ब्लड प्रेशर। अगर आपकी उम्र 50 से नीचे भी है और आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या दिल की कोई बीमारी या कोई लंग की बीमारी है, तो आप पहले लगवाइए, क्योंकि आप बीमारी से ज्यादा जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। और ये बीमारी, शुगर और ब्लड प्रेशर में ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। जी डॉक्टर निमी, यानी कि ये जो वैक्सीन है ये सभी के लिए सेफ है। लोग कम भरोसा कर रहे हैं, लेकिन भरोसा करने के अलावा लोगों के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। मुझे लगता है अब अभय जी हमें इजाजत ले लेनी चाहिए अपने मेहमानों से। डॉक्टर निमी और संजय तिवारी जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।